चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनसाइडर ट्रेडिंग। पहले तो चैप्टर का नाम समझेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, चैप्टर का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। यानी ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ फ्रॉड की बात करने वाले हैं हम लोग। क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग? हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर हम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर्स की खरीद बेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपसे हमारी अच्छी दोस्ती है, हो गई इतने दिन में, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि जब आप सीएस बन के कंपनी में जाना तो ज्यादा कुछ ना करना, बस वहां की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमको देते जाना गुरु दक्षिणा के तौर पर। ज्यादा कुछ नहीं मांगा हमने आपसे, हमने कहा जब कंपनी में चले जाना तो वहां की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो वो हमको देते जाना। तो आपने हमको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी, आपने कहा कि हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है एक जापानीज कंपनी के साथ, और उसके बाद हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही ये मर्जर की बातें चल रही थी, आपने एक खबर हमको दे दी और हमने उस कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस टाइम उस कंपनी के शेयर प्राइसेस कम होंगे, लेट से 100 रुपए पे शेयर बिक रहा था, हमने खरीद लिया, ठीक है। फिर वही हुआ जैसा आपने कहा था, उस कंपनी का जापानीज कंपनी के साथ मर्जर हो गया, और मर्जर होने के बाद जैसे ही ये न्यूज पब्लिक में आई, उस कंपनी का शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो गए। यानी वो शेयर जो 100 रुपए का बिक रहा था वो 200 रुपए का बिकने लग गया। जैसे ही ये शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? अब वो सारे शेयर जो हमने कम रेट पे खरीदे थे, हम उनको सेल कर देंगे। यानी कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 100 रुपए का, 100 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया। ये प्रॉफिट देखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर एक पर्सन 100 कमा रहा है तो किसी ना किसी का 100 का नुकसान हो रहा होगा। ये आप समझते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोग कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी ने बेचा होगा। अगर उस शेयर को खरीदने में मेरा 100 रुपए का फायदा हो रहा है तो किसी ना किसी दूसरी पार्टी का 100 रुपए का नुकसान हुआ होगा। मेरा 100 रुपए का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मेरी इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की वजह से किसी दूसरे का 100 रुपए का नुकसान हो गया। इसलिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करने को गुनाह माना जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने क्या किया? सबसे पहले तो सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बना दी। ठीक है, अब ये इसके अंदर बताएंगे कि जितने भी कंपनी के अंदर के लोग हैं, इन सबको क्या बना दिया जाता है? इनसाइडर। मान लिया जाता है कि ये लोग कौन होते हैं? इनसाइडर। और किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर ये लोग शेयर करते हैं तो वो इस रेगुलेशन के हिसाब से प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बताइए, आपको क्या लगता है शेयर मार्केट में जो इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं ये कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने कभी सुना है ऐसा? स्टॉक मार्केट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, हमको टिप मिला है। इसका मतलब क्या होता है? टिप मिला है मतलब समझे? जैसे मान लीजिए हमने आपको टिप दी कि रिलायंस के 100 शेयर खरीद लो, इसको टिप कहते हैं। अब जैसे हम आपको टिप दे रहे हैं या ब्रोकर देता है या कोई और पर्सन दे रहा है, तो वो ये टिप किस बेसिस पे देता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। पूरे स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग ही हो रही है, लेकिन हमारे देश में गुनाह तब माना जाता है जब वो पकड़ लिया जाए। ठीक है, तो वैसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बेसिस पे ही हो रहा है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है दैट द फ्लक्चुएशंस वर ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग, तो उसको एक ऑफेंस मान लिया जाता है। ठीक है, फाइन। चलिए देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स डीलिंग इन कंपनी सिक्योरिटी। डीलिंग का मतलब क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग। डीलिंग में दो चीजें आ जाती हैं, क्या क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ, हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं किस बेसिस पे? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, रिलेटिंग टू द कंपनी विच इज नॉट पब्लिश्ड। नॉट पब्लिश से ही समझ में आ रहा है कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है? कॉन्फिडेंशियल। विच इज नॉट पब्लिश्ड और नॉट नोन टू द पब्लिक। और इस इंफॉर्मेशन को, इस पूरे रेगुलेशन में हम लोग यूपीएसआई कहते हैं। यूपीएसआई का मतलब होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इस पूरे शब्द का मतलब समझना। सबसे पहले अनपब्लिश्ड है,
अनपब्लिश्ड है मतलब लोगों पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कॉन्फिडेंशियल है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब इस इंफॉर्मेशन से कंपनी के शेयर प्राइसेस में फर्क पड़ सकता है। अब मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी के इंसाइडर हैं और हमने आपको खबर दी कि जो अंबानी, मुकेश अंबानी का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया कल, अंदर की खबर बता रहे, वैसे आपको इस अंदरूनी खबर में ज्यादा मजा आएगी, बताओ बताओ हुआ क्या था, है ना। तो हमने आपको एक इंसाइडर इंफॉर्मेशन दी, हमने कहा आपको पता है मुकेश अंबानी को उनकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, बताओ इंसाइडर ट्रेडिंग होगा कि नहीं होगा, क्यों? अच्छा, और अगर हम कहें उनका और उनकी वाइफ का झगड़ा हो गया और वाइफ ने गोली चला दी और मर गए, पर्सनल झगड़ा क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, अब बताओ क्या हो जाएगा? डिफरेंस समझे? कह रहे इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमें उससे मतलब है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन विच इज अफेक्टिंग द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे शेयर प्राइसेस इफेक्ट हो रहे हैं। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि इस बार कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनेंगे उसमें प्रॉफिट आने वाला है, बताओ यूपीएसआई हुई कि नहीं हुई? यस इट इज यूपीएसआई। हमने आपसे कहा इस बार की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जो बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, यूपीएसआई हुई। बोनस शेयर्स आने वाले हैं, यूपीएसआई हुई। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड हो, प्राइस सेंसिटिव हो, उससे शेयर प्राइसेस इफेक्ट हो सकती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या माना जाता है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। यूज टू मेक पर्सनल प्रॉफिट एंड अवॉइड लॉस, और इस यूपीएसआई का हम यूज क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस एवर सिंस द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। कह रहे जब से ट्रेडिंग शुरू हुई तब से इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, जब से शेयर की खरीद बेच होने लगी। आप खुद सोचिए ना, हम शेयर की खरीद बेच किस बेसिस पे करते हैं? आज अगर आप कह रहे हो रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हो, तो क्यों खरीदना चाह रहे हो? कहीं ना कहीं से आपको कुछ तो आइडिया होगा ना कि हाँ भाई आगे जाके इसका भाव बढ़ेगा। जब देखो, खरीदते हमेशा वो शेयर है जिसके लिए आपको क्या लग रहा है आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, और बेचते कौन सा शेयर है जो आपको लगता है आगे जाके गिरेगा। अब ये जो आपको लग रहा है कि आगे जाके बढ़ेगा या आगे जाके गिरेगा, ये अगर इनसाइडर सोर्स से पता चल रहा है तो इनसाइडर ट्रेडिंग। अब एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए बजट आया अभी, ठीक है, बजट में उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ओके, या जो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली कंपनी है, ईवी बैटरीज वाली जो कंपनीज हैं, इस पे सरकार बहुत बढ़ावा देगी। बताओ जैसे ही ये मोदी जी ने बोला होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी वाली जो कंपनीज है उनके प्राइसेस क्या हो गए होंगे? बढ़ गए। कैसे? उन्होंने बजट में सुना कि सरकार उनको बढ़ावा देगी, सरकार उनको बढ़ावा देगी मतलब ऐसी कंपनीज और इंकरेज होंगी और बढ़ेंगी, बढ़ेंगे यानी उनका शेयर प्राइसेस बढ़ेगा। इसका मतलब आज कम है तो खरीद लो, ऐसे चलता है शेयर मार्केट। ठीक है, क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई? ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई, ये हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ली, ये तो हमने असेस किया, हमने अंदाजा लगाया एग्जैक्टली, और ये तो पब्लिश्ड थी, वो तो बजट था जो सबके सामने प्रेजेंट किया जा रहा था। दिस इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदा जाता है वो दो तरह से खरीदा जाता है, एक जो ऑर्गेनिक सोर्स होता है, ये जैसे बजट, ऑर्गेनिक सोर्स मतलब हमें ऐसा अंदाजा लगा कि अब इस चीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है, और एक जो ये सोर्स है जो हिडन सोर्स से आ रहा है, जिसका इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं थी, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा। ठीक है, फाइन। चलिए, अब ये थोड़ा जेनेसिस बता रहे हैं, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, यहां से छोड़ते हुए सीधे यहां से आ जाओ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बता रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बात सेबी एक्ट में दी हुई है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग की बात सेबी के एक्ट में लिखी है। क्या लिखी है? सेक्शन 12A सेबी एक्ट का कहता है नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी सेबी एक्ट में लिखा है कि कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में डील नहीं करेगा। डील, ये बताओ क्या लिखा है? नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन सिक्योरिटीज व्हाइल इन पोजेशन ऑफ मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। डील इन सिक्योरिटी व्हाइल इन पोजेशन ऑफ, ये वही चीज हुई इनसाइडर ट्रेडिंग, डील इन सिक्योरिटी व्हाइल इन पोजेशन ऑफ।
जब मेरे पास यूपीएसआई है उस वक्त हम सिक्योरिटीज में अगर डील कर रहे हैं तो मान लिया जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, दिस इज डीम्ड टू बी इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर वो मान लिया जाता है दैट इज इट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, तो ये कह रहे हैं आप इनसाइडर ट्रेडिंग में इंगेज नहीं होंगे और डील इन सिक्योरिटीज व्हाइल इन पोजेशन ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट सच मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन। ना आप खुद डील करेंगे ना आप ये इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करेंगे। अब कंपनी सेक्रेटरी था, उसके पास कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उसको समझ में आया अगर हम खुद शेयर खरीद बेच करेंगे तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ लिए जाएंगे। तो उसका एक दोस्त था जो बेचारा सीएस नहीं बन पाया, हो जाता है कई बार ऐसे, दोस्ती थी ईटी से, एक बन गया एक नहीं बना, तो वो जो सीएस था दिल पे मत लो, प्रोविजन पे रहो, ठीक है। जो दोस्त सीएस बन गया था उसने कहा भाई तुम दिल छोटा ना करो, हम कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे और हम तुम्हें बताते रहेंगे, तुम उससे शेयर की खरीद बेच करते रहना और जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। बताओ वो सीएस ऐसा कर सकता है? क्यों, क्या क्या नहीं कर सकता था वो, ना वो खुद डील कर सकता है और ना ही वो ये इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट कर सकता है। देखो लिखा है साफ साफ, ना ही आप खुद डील कर सकते हैं और कम्युनिकेट सच मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन विच इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसी का सेक्शन 15G पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी रेगुलेशन में नहीं दिया है, पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी एक्ट में दिया है। अगेन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ठीक है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग की जो पेनाल्टी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में नहीं दी है, कहां दी है, सेबी एक्ट में दी है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की जरा पेनाल्टी देखना, इफ इन एनी इनसाइडर हु either or on his own behalf or corporate listed or any stock exchange communicates any UPSI to any person। अब यहां से मार्क कर लेना shall be liable, ये इसकी पेनाल्टी है। देखो shall be, this is one of the highest penalty in any provisions, liable to a penalty which shall not be less than 10 lakh rupees, यानी कम से कम कितनी है, 10 लाख, which may extend to 25 crore rupees, 25 करोड़, और आगे देखो 3 times the amount of profit made out of insider trading, मतलब समझे 25 करोड़ और 3 times the amount of profit made, और बेस्ट क्या है, whichever is higher, this is the penalty of insider trading। अगर पकड़े गए तो, समझ में आया, तो सबसे हेवी पेनाल्टी अभी तक की इसी की है इनसाइडर ट्रेडिंग, 25 करोड़ या 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में, जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना, विच एवर इज हायर। और ये पेनाल्टी कहां मेंशन्ड है, सेबी एक्ट, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन शुरू हुई है, क्लियर, ठीक है। चलो रेगुलेशन में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और की डेफिनेशन देखो किसकी लिखी है, सबसे पहली है कंप्लायंस ऑफिसर। यहां पर कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ सीएस नहीं है, अभी तक हम लोग देखते थे कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन यहां इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के हिसाब से देखो कंप्लायंस ऑफिसर कौन है। कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जरा पॉइंट्स देखते चलना, सबसे पहले कह रहे हैं कोई सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, सेकंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, जिसकी रिपोर्टिंग किसको हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड हु इज फाइनेंशियली लिटरेट। ये कौन होता है, अच्छा आप लिटरेट है कि इलिटरेट, लिटरेट है, ठीक है, आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बताओ, फाइनेंशियली लिटरेट हो कि नहीं हो, अब कह रहे यही तो नहीं पता, इन प्रोसेस, अरे वाह वेरी गुड। फाइनेंशियल लिटरेसी मींस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्वेश्चन नहीं लगा सकते वो अलग बात है, समझ तो सकते हो, ओपीएल बैलेंस शीट ये सब चीजें देख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। टेंशन मत लीजिए, सीए सीएस ये सब फाइनेंशियली लिटरेट माने जाते हैं, ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, तो 3 क्वालिटीज हो गई, सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, रिपोर्टिंग टू द बोर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, एंड is capable of appreciating the requirements for legal and regulatory compliance under these regulations।
यानी हर वो पर्सन जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं वो कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है। अब हमको ये डेफिनेशन पढ़ के बताओ, एक कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी, जिसने मिस्टर ए को, ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया, हु वाज नॉट अ सीएस, वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर था, वो बोर्ड को रिपोर्ट करता था और वो फाइनेंशियली लिटरेट था। बताओ क्या वो कंप्लायंस ऑफिसर माना जाएगा? यस। इस डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा है दैट ही हैज टू बी अ सीएस। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक एलओडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से, एलओडीआर के हिसाब से कंप्लायंस ऑफिसर सीएस होता है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के हिसाब से जरूरी नहीं है कि सीएस हो। अच्छा, सीएस हो सकता है, सीएस हो सकता है, लेकिन सीएस के साथ और भी कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। काम इनका क्या है? कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये अब नॉर्मल है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड्स, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड समझ गए, ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है कंपनी के शेयर्स में, उसको मॉनिटर करने का काम है। अब जरा राइट हैंड साइड में देखना, एक क्वेश्चन दिया है, कैन अ सीनियर पर्सन से अ सीएफओ, कह रहे कंपनी का सीएफओ था, ठीक है, हु इज नॉट रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। पहले यहां तक का बताओ, कह रहे हैं कंपनी का सीएफओ था या कंपनी सेक्रेटरी था, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं थी, क्या वो कंप्लायंस ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकता है? नो, दिस इज नॉट एज पर द सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, क्योंकि सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के हिसाब से 3 चीजें हैं, सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, रिपोर्टिंग टू द बोर्ड होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इवन इफ ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, इवन इफ ही इज अ सीएफओ, फाइनेंशियल लिटरेसी है लेकिन रिपोर्टिंग टू द बोर्ड नहीं है, तो उसको कंप्लायंस ऑफिसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड इसका सेकेंड क्वेश्चन है, कैन अ कंपनी अपॉइंट मोर देन 1 पर्सन एज अ कंप्लायंस ऑफिसर? बताओ, एक से ज्यादा कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, कह रहे एक से ज्यादा हो सकते हैं। इन दोनों के आंसर देखो नीचे लिखे हुए हैं, ये गाइडेंस नोट था जो सेबी ने इशू किया था, और इसमें देखिए पहले पूरी डेफिनेशन लिखी है कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, यहां से पूरी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद नीचे देखो आंसर लिखा होगा यहां से, द कंपनी में दिया है ना सबके बुक में, द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन अपॉइंट एनी ऑफिसर एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, necessarily report to the board of director or head of the organization. Appointing any other person shall not be in accordance with these regulations. तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर वो पर्सन बोर्ड को रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के हिसाब से वो कंप्लायंस ऑफिसर नहीं हुआ। दूसरी बात, इन केस ऑफ अपॉइंटिंग मोर देन 1 पर्सन एज कंप्लायंस ऑफिसर, दे शैल बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। इतनी लाइन पढ़ के बताओ, एक से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं? कह रहे हैं ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसका मतलब एक से ज्यादा कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी में हो सकते हैं। तो आप हो सकता है कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है ना हो, अगर आपकी रिपोर्टिंग बोर्ड को है तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लायंस ऑफिसर माने जाएंगे। एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो डेफिनेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इनसाइडर की, यही थी ना? नहीं, हाँ, एक बीच में डेफिनेशन है कनेक्टेड पर्सन की, लेकिन कनेक्टेड के लिए पहले नीचे आओ, इनसाइडर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में 2 वर्ड आए, इनसाइडर एंड ट्रेडिंग। अब हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे? इनसाइडर। इनसाइडर की डेफिनेशन में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। अब ऊपर जाएंगे कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। हमने इनसाइडर में पढ़ा, इनसाइडर वो होता है जो कनेक्टेड पर्सन है या फिर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, कोई भी पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है हम उसको इनसाइडर मान लेंगे, ठीक है, या फिर वो कौन हो? कनेक्टेड पर्सन हो। तो 2 तरीके के लोगों को इनसाइडर माना जाता है, या तो वो कनेक्टेड पर्सन हो और या उनके पास यूपीएसआई हो। अब कनेक्टेड पर्सन कौन है, इसके लिए जरा ऊपर चलते हैं। देखो, कनेक्टेड पर्सन मींस एनी पर्सन हु is or has during 6 months prior to the concerned act has been associated with the company directly or indirectly। बताओ क्या लिखा है? Any person who has during 6 months prior to the concerned act has been associated with the company। हाँ हाँ हाँ, तो आप इंसाइडर मान लिए जाएंगे, मतलब पिछले 6 महीने से, जिस दिन हम ये इंसाइडर ट्रेडिंग का एक्ट हुआ वहां से पिछले 6 महीने में अगर आप कंपनी से एसोसिएटेड थे तो हम आपको क्या मान लेंगे? कनेक्टेड।
ये कनेक्टेड पर्सन्स, इनके पास मान लिया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप बातें समझना, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्टेड पर्सन आर डीम्ड टू हैव यूपीएसआई। अगर आप कंपनी से पिछले 6 महीने से एसोसिएटेड है तो हम मान लेंगे आपके पास यूपीएसआई है, ये डीमिंग प्रोविजन है। और इसका दूसरा पॉइंट सोचो, इनसाइडर का क्या था, या तो आप कनेक्टेड पर्सन हो या तो आपके पास यूपीएसआई हो, और कनेक्टेड वालों के पास डीम्ड यूपीएसआई होती है। ठीक है, यानी ये मान लिया जाएगा कि आपके पास यूपीएसआई है। तो पहला हो गया एनी पर्सन जो पिछले 6 महीने से कंपनी से एसोसिएटेड हो। सेकंड, इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर्स और बाय बीइंग इन एनी कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। कह रहे हैं आप कंपनी से किसी ना किसी कैपेसिटी में जुड़े हुए हो बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन समझ गए क्या हुआ? हाँ, कंपनी का डायरेक्टर था, कंपनी का डायरेक्टर तो हुआ कनेक्टेड पर्सन। आप कंपनी के डायरेक्टर के दोस्त थे और वो कंपनी का डायरेक्टर रोज शाम को आपके साथ बैठ के चाय पीता था। अब बताओ, जब दोनों लोग शाम को चाय पी रहे हैं तो ओवर द चाय क्या डिस्कस हो रहा होगा? समझ में आया? ये डीम्ड मान लिया। पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता है डीमिंग प्रोविजन पे चलता है, पूरा डीमिंग प्रोविजन पे। सभी कह रहे हैं कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपका फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रहा है किसी पर्सन के साथ, तो हम ये मान लेंगे कि बातों बातों में आप उसको कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और वो पर्सन जिसके साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन किया है, अगर वो ट्रेडिंग करता है तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। आप समझ रहे हो कितना लंबा डीमिंग चल रहा है? अभी देखना कितना लंबा डीमिंग है ये। ओके, कनेक्टेड में पहला कौन हो गया? जो कंपनी से पिछले 6 महीने से एसोसिएटेड है। सेकंड कह रहे हैं एनी कैपेसिटी से हो, चाहे हम उसके साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। थर्ड, ये तो माने ही जाते हैं डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी वेदर टेम्पररी और परमानेंट। ये बताओ क्या हुआ? उसका उस कंपनी के साथ या तो डायरेक्टर हो, डायरेक्टर भी कनेक्टेड माना जाएगा, ऑफिसर भी माना जाएगा, एम्प्लॉय भी माना जाएगा, या आप उस कंपनी से किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी की लीगल एडवाइजर फर्म, प्रोफेशनल कैपेसिटी। इस साल सच एंड सच फर्म को आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब आपकी कंपनी का जो भी लीगल मैटर होता है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हैंडल करते हैं। ओके, क्या वो आपके डायरेक्टर है? नो। क्या वो आपके एम्प्लॉई है? नो। क्या वो आपके ऑफिसर है? नो। क्या वो इनसाइडर है? यस, वो इनसाइडर हो गए, क्योंकि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम मान लेंगे कि उनके पास होगी। तो अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी एक्ट कर रहा है तो भी उसको कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। अगर वो कनेक्टेड है तो वो इनसाइडर हुआ, और अगर वो इनसाइडर है और उसने कोई ट्रेडिंग करी तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग मान ली जाए। समझ में आ गया? ठीक है, तो 3 लोग आ गए कनेक्टेड में। पहला, पिछले 6 महीनों में जो एसोसिएटेड हो। दूसरा, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन से जो एसोसिएटेड हो। एंड थर्ड, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। और आगे लिखा है और दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू यूपीएसआई और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस। यानी ये मान लिया जाता है कि उसके पास वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी या उसने ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी ना किसी को बताई होगी। ठीक है, हम लोग ने देखो पहले किसको माना? इनसाइडर। इनसाइडर में कौन था? कनेक्टेड पर्सन। और ये होते हैं कनेक्टेड पर्सन, इनके पास तो यूपीएसआई होती ही होती है। अब देखो अगली डेफिनेशन, पर्सन्स डीम्ड टू बी कनेक्टेड। अब समझो एक और डीमिंग प्रोविजन आया, ये कनेक्टेड नहीं होते लेकिन इनको मान लिया है कनेक्टेड है। जरा फर्स्ट पॉइंट देखो कौन हुए? मिस्टर ए डायरेक्टर थे, उनकी मिसेज ए है ना, शाम को घर जाते थे, डिस्कस करते ही होंगे, है ना। कह रहे हैं इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन, उस कनेक्टेड पर्सन का जो रिलेटिव है वो भी क्या मान लिया जाएगा? कनेक्टेड पर्सन। ये इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन अभी देखना, जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे आप देखना कितनी दूर की सोच ली सेबी ने, इतनी दूर की सोच ली फिर भी नहीं रोक पाया। नहीं कहाँ रोक पाया? कितनी तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, इतने भयानक प्रोविजन, इतना दूर दूर की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, लेकिन एंड रिजल्ट ये कुछ खास हो नहीं पा रहा है, रुक नहीं पाया। अभी देखो आगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कंसर्न पर्सन। अब बताओ रिलेटिव कौन हुआ?
ये लो, रिलेटिव में कौन कौन आ गया, कह रहे स्पाउस, पेरेंट्स, पिताजी के साथ बैठ गए, सिबलिंग, भाई बहन, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन, मतलब पिताजी तो अच्छे थे, बच्चा नालायक निकल रहा था, तो बच्चे से कहा तुम अपने भविष्य की चिंता ना करो, हम तुम्हें रोज आके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताएंगे, तुम घर बैठे बस ट्रेडिंग करने लग जाना, ठीक है। एनी ऑफ whom इज ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन, कह रहे कोई भी पर्सन जो उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, और ये देखो, कंसल्ट सच पर्सन टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, ये समझे क्या हुआ, कंसल्ट सच पर्सन, कोई भी पर्सन है जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने के पहले आपसे पूछता है, जैसे मान लो आपका पड़ोसी, ठीक है, वो कहीं भी कुछ खरीद बेच करता है, पहले आपके पास आता है, भाई साहब आप बताओ क्या करना चाहिए, और आप बता देते हैं, तो वो जो पड़ोसी है वो भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी कनेक्टेड, डीम्ड टू बी कनेक्टेड मतलब इनसाइडर, और इनसाइडर मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग, और इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब 25 करोड़। समझ में आई कहानी कहाँ जा रही है सीधे। अच्छा अब एक बात बताओ, एक हस्बैंड था और उसकी एक ही वाइफ थी ऑब्वियसली, फिलहाल आज के युग के हिसाब से, ठीक है। अब वो हस्बैंड जो था वो था कनेक्टेड पर्सन, डायरेक्टर था, ठीक है, लेकिन जो वाइफ थी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, चलो हस्बैंड सीए था, वाइफ सीएस थी, ठीक है, वो वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, ओके, और हस्बैंड जो था वो कंपनी का सीए, तो उसके पास मान लो इनसाइडर थी, वो सीएस दूसरी कंपनी की थी, ओके। हस्बैंड कनेक्टेड पर्सन था और उसकी जो वाइफ थी वो इंडिपेंडेंट थी, और वाइफ जो है वो ट्रेडिंग कर रही है उसी कंपनी के शेयर से। जब वाइफ से कहा गया कि तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो कह रही है अरे हटो, एक हफ्ते से हमारी बातचीत नहीं चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, ठीक है, बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाएगी कि नहीं। वो कह रही है कि भाई हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बट आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद माय हस्बैंड, इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं है। वो कह रही है अरे कमरे भी अलग अलग है, अलग अलग रह रहे हैं, है कि नहीं है। सभी कह रहे भैया हम मान लेंगे, तुम लोग टॉकिंग टर्म है, तुम लोग के टॉकिंग टर्म कब टर्म अच्छे में बदल जाए, एक दो बार प्यार सॉरी बोला हो गया काम, हम थोड़ी घर में देखने आ रहे हैं। कह रहे एज फार एज यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस है तो हम मान लेंगे, अगर नहीं है तुम प्रूफ करो, उल्टा प्रोविजन है यहाँ पर। सभी कह रहे हम मान लेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग है, नहीं तुमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, तुमने हस्बैंड से नहीं पूछा, तुम प्रूफ करो। अच्छा इसी में अगर हम आपसे कहें डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, बातचीत नहीं होती है, अब बताओ है कि नहीं इनसाइड, अब इट इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग, हो सकता है बातचीत होती हो, आप समझ रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट सिचुएशन में वो सच बोल रही हो, उसने अकेले ट्रेडिंग करी हो, लेकिन सभी कह रहे हैं मान लेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग है। दूसरे वाले में डिवोर्स हो चुका है, अलग रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है इंफॉर्मेशन देता जा रहा हो वो, बट सभी कह रहे हैं हम ये मानेंगे कि एज फार एज रिलेशन है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, कनेक्टेड हो आप, नहीं हो आप प्रूफ करो। देखो ब्लॉक में लिखा है, इफ अ स्पाउस इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट and does not consult an insider while taking trading decision, ठीक है, वो जो वाइफ है वो शेयर खरीदने बेचने के पहले हस्बैंड से नहीं पूछती है, हस्बैंड कह रहा है हमसे तो कुछ भी नहीं पूछती है ये, is that spouse exempted from definition of immediate relative, a spouse is presumed to be an immediate relative unless rebutted so मतलब हाँ, अगर वो मना कर रही है और वो प्रूफ कर दे तो हम मान लेंगे, अदरवाइज हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये कनेक्टेड पर्सन है और ये इनसाइडर ट्रेडिंग मान ली जाए, ठीक है। देखो कहां से हम लोगों ने शुरू की थी डेफिनेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग में इनसाइडर में 2 पॉइंट्स थे, पहला कनेक्टेड पर्सन और सेकेंड जिनके पास भी यूपीएस आए। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना सिर्फ कनेक्टेड पर्सन की कर रहे हैं, आई यू अंडरस्टैंडिंग, हम लोग हैं कहाँ, इनसाइडर में 2 पॉइंट्स थे, कनेक्टेड एंड जो जिनके पास यूपीएस आए हैं। अब कनेक्टेड में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, जो 6 महीने से एसोसिएटेड हैं या फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन से हैं या डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हैं, ठीक है। कनेक्टेड में आते हैं डीम्ड टू बी कनेक्टेड, जो ये हैं, और डीम्ड टू बी कनेक्टेड में सबसे पहले पॉइंट में कौन थे, रिलेटिव, और रिलेटिव के अंदर ये सब आते। आप समझ रहे हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको कंपनी में कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग आप करने थोड़ी जा रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग करने थोड़ी जा रहे हो, आप इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ने जा रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा इतनी दूर का कि कौन कौन इनसाइडर है कौन कौन नहीं है, ओके। सेकेंड कह रहे उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी
एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। मान ले सबको होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट पता है, ठीक है, होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, वो सब उसकी कनेक्टेड मानी जाएंगी, ठीक है। एन इंटरमीडियरी स्पेसिफाइड और एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर देयर ऑफ, कह रहे उस कंपनी का इंटरमीडियरी, कौन हुए इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, उनका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, ठीक है, बैंकर हो गए। अब एक कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बैंकर के पास तो होगी ही होगी, ठीक है, कह रहे उनके जो इंटरमीडियरीज हैं उनको भी कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाता है। उसकी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस केस में, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, अब म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस म्यूचुअल फंड की कनेक्टेड पर्सन मानी जाएगी, ठीक है। एंड ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं वो भी कनेक्टेड पर्सन होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है। भाई स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं उनको पता है ना कौन सी कंपनी कब लिस्ट होने आ रही है, किसने क्या डिफॉल्ट करा है, कब कौन लिस्ट होगी, कब नहीं लिस्ट होगी, कौन डीलिस्टिंग में जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स के पास। तो उनको भी क्या मान लिया जाता है, डीम्ड टू बी कनेक्टेड। तो ये पूरी जो लिस्ट है इन सब को क्या मानते हैं, डीम्ड टू बी कनेक्टेड। अब देखो, मेंबर ऑफ द बोर्ड और एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, official or an employee of a self-regulatory organization, bankers of the company, a concern, firm, trust, HUF, wherein a director of a company or his immediate relative has more than 10%. ये J वाला बताओ, a concern, firm, trust, HUF, company or association of person wherein a director of a company or his immediate relative or banker has more than 10% of the holding or interest. फिर से बताओ। हाँ हाँ, मतलब एक कंपनी है, इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, ठीक है, और एक फर्म है, मिस्टर ए का इस फर्म में 10% से ज्यादा स्टेक है, तो ये वाली फर्म इस कंपनी की कनेक्टेड पर्सन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम ये मानेंगे इस कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टर के पास है, और क्योंकि इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट इस फर्म में है तो इसने ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फर्म को जरूर बताई होगी, इसलिए इस फर्म को भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी कनेक्टेड। एनी डाउट, क्लियर, समझ आ गया ये सारी चीजें, ओके। अब देखो सिंपल डेफिनेशंस हैं। प्रपोज टू बी लिस्टेड हम लोग को पता है, प्रपोज टू बी लिस्टेड मतलब क्या हो गया, अभी वो लिस्टेड नहीं है और लिस्ट होने वाली है कंपनी। इन्फॉर्मेंट, ये डेफिनेशन हम बाद में समझाएंगे, इसका टॉपिक अलग आएगा। ट्रेडिंग आउट, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, हाँ, रिडीमिंग, स्विचिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, अग्रीइंग टू सब्सक्राइब, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन relating to a company or its security directly or indirectly. Now first thing, that is not generally available, that is not generally, इसका सबसे पहला फीचर ये है कि अभी ये जनरली अवेलेबल नहीं है। जनरली अवेलेबल का मतलब पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल, अगर ये बात मार्केट में आ गई, इज लाइकली टू मटीरियली इफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, अगर ये न्यूज मार्केट में आ गई तो इससे सिक्योरिटीज के प्राइस इफेक्ट हो सकते हैं। एंड शैल ऑर्डिनरली इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, हमको बताओ क्या ये 5 ही यूपीएसआई होते हैं, पहले तो बताओ ये 5 यूपीएसआई होते हैं, यस, क्या ये 5 ही यूपीएसआई होते हैं, ये कहां लिखा है, लॉ का इंटरप्रिटेशन करिए, लॉ के जानकार, कौन सी लाइन है, इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, इनको तो माना जाता है लेकिन सिर्फ इनको नहीं माना जाता है। अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिजल्ट, पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर समझ गए, हाँ, इक्विटी डेट चेंज होने वाला है, डेट बढ़ने वाला है, इक्विटी कम होने वाला है, मर्जर डिमर्जर्स, कंपनी का मर्जर होने वाला है, चेंज इन की मैनेजरियल पर्सनल, ये समझ गए, नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, नया सीएफओ अपॉइंट हो रहा है, केएमपीज में चेंज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर मार्केट में आ जाती है तो इससे शेयर प्राइस इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इन इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, यूपीएसआई। एनी डाउट, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब देखिए रेगुलेशन 3, वेरी इंपॉर्टेंट।
रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई। दो बातें लिखी हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट। जो भी कनेक्टेड पर्सन है ना ही वो यूपीएसआई कम्युनिकेट करेंगे और ना ही लोग उनसे प्रोक्योर करेंगे। इस बात को समझो, जो कनेक्टेड पर्सन है ना ही वो इंफॉर्मेशन किसी को देंगे और ना ही दूसरे लोग उनसे ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसको प्रोक्योरमेंट कहा जा रहा है। दोनों है एक ही बात, बट रिस्ट्रिक्शन है। जो कनेक्टेड पर्सन है ना वो इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेंगे और ना ही कोई दूसरा पर्सन उनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई। फर्स्ट देखो, इनसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई। सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ? इनसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई। इनसाइडर में कौन कौन था? कनेक्टेड एंड पर्सन हैविंग यूपीएसआई। फिर वो कनेक्टेड के अंदर डीम टू बी कनेक्टेड एंड ऑल। कह रहे हैं इनसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई। इनसाइडर जो है वो यूपीएसआई कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो एक बैंक से लोन लेने गई। अब जो बैंकर था उसने कहा कि ठीक है हम आपको लोन देंगे लेकिन हम आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब कॉन्फिडेंशियल क्या, हम आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आगे आप क्या मर्जर्स प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से हम सोचेंगे आपको लोन देना है कि नहीं देना है। अब कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन थे उन्होंने कंपनी की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूपीएसआई थी वो उस बैंकर के साथ शेयर कर दी। क्या वो कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए लायबल होंगे? क्यों? कहां लिखा है? ठीक है, लेकिन ये कहां लिखा है कि अगर इस पर्पस के लिए यूपीएसआई शेयर कर रहे हैं तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगा? ढूंढो ढूंढो, कहीं लिखा होगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो, लॉ में कभी दिमाग ना लगाओ, लॉ में सिर्फ आंखें तेज करो और देखो, सब लिखा होता है। देखो क्या लिखा था, इनसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग लीगल ऑब्लिगेशन। लिख दिया उन्होंने, अब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। कह रहे हैं अगर आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। उसने कहा भैया ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब मान लीजिए सेबी का कोई ऑर्डर आ गया, सेबी के ऑफिशियल्स आ गए, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करी, वो आपसे कंपनी की डिटेल्स पूछ रहे हो, आप कह रहे हो नहीं बताएंगे, वो यूपीएसआई में इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। अब भाई लीगल ऑब्लिगेशन है, ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी, ये तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन है। ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो, तभी तो हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे। तो कह रहे ऐसे कैसे दे दें, हम कनेक्टेड पर्सन है, यूपीएसआई मान लिया जाएगा? नो। कह रहे लीगल ऑब्लिगेशन के लिए अगर तुम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दैट इज अलाउड। ओके। और सेकेंड, नो पर्सन टू प्रोक्योर और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एन इनसाइडर। ये बाहर वाले लोगों के लिए कह दिया, आप उनसे मांग नहीं सकते। एक्सेप्ट वही है, एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज और लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है? इनसाइडर किसी को बताएगा नहीं और बाहर वाले इनसाइडर से पूछेंगे नहीं। सिर्फ कब पूछ सकते हैं? अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस इन कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन। अब देखो एक्सेप्शंस क्या आ गए इस चीज के। फर्स्ट, एंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन। पहले ये समझो, क्योंकि टेक ओवर अभी आपने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। टेक ओवर का मतलब क्या हुआ टेक्निकली? हम आपकी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी और कैसे टेक ओवर करेंगे? मेजॉरिटी शेयर खरीद लेंगे। अब मान लीजिए हम आपकी कंपनी को टेक ओवर करने आए, तो हमने आपसे कहा हम तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर तो करेंगे लेकिन पहले तुम हमें अपनी कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन तो दो, तब तो हम ऑफर करें कि हम कितने रुपए पे तुम्हारे शेयर खरीदेंगे। भाई हमें आपकी कंपनी अट्रैक्टिव तो लगनी चाहिए, तो तुम हमें कुछ तो बताओ अपनी कंपनी के बारे में, तब तो हम तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करेंगे। इस ऑफर के लिए आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करी, तो क्या ये सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन की रेगुलेशन 3 का एक्सेप्शन में आएगा या ये 3 का वायलेशन माना जाएगा? आपको समझ में आ गया हमने पूरी बात क्या कही? यानी किसी एक्वायरर ने कंपनी के कनेक्टेड पर्सन से कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगी ताकि वो टेक ओवर ऑफर दे सके। इस वजह से कनेक्टेड पर्सन ने कंपनी की यूपीएसआई उनके साथ शेयर करी। क्या ये रेगुलेशन 3 का, ये है रेगुलेशन 3, क्या ये इसका वायलेशन माना जाएगा? क्योंकि रेगुलेशन 3 कहता है कि कनेक्टेड पर्सन यूपीएसआई शेयर नहीं कर सकते।
माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिकॉज दिस इज अंडर एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब पढ़ो क्या लिखा था। एंटेल एन ऑब्लिगेशन, कह रहे हैं ऑब्लिगेशन है टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन। आगे देखना, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज ऑफ द इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो कनेक्टेड पर्सन है उनको ये भी पता है ये इंफॉर्मेशन हम इनके साथ शेयर करेंगे, ये हम कंपनी की भलाई के लिए कर रहे हैं ताकि कंपनी को टेक ओवर ऑफर मिल सके। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करने को इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अभी आगे हम लोग ना इसमें प्रोविजन पढ़ेंगे। अभी देखना, ये पता है क्या प्रोविजन डालते हैं। ये कह रहे हैं जो कनेक्टेड पर्सन है वो यूपीएसआई जिसके जिसके साथ शेयर करेंगे उसका पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा कि हमने सच एंड सच, उसका नाम, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, उसके डिटेल्स, कि हमने इन इन लोगों को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई है और उन लोगों ने जिसके जिसके साथ यूपीएसआई शेयर करी है उनको भी डेटाबेस बनाना पड़ेगा कि हमने किसको किसको ये इंफॉर्मेशन बताई है। आप नॉर्मली सोच के देखिए, आप कितने लोगों की कितनी कॉन्फिडेंशियल बातें किस किस को कह देते हैं। सोच के देखो, कभी आपके दोस्त ने आपसे बोला था किसी को मत बताना और आपने क्या किया, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जिसको बताओ उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार, पैन, ये सब लिख के रखो। इसको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहा जाता है और हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो अब जैसे इन्होंने एक्वायरर को इन्फॉर्मेशन दी तो एक्वायरर का नाम उसमें डाल दो डेटाबेस में कि भाई हमने सच एंड सच पर्सन के साथ अपनी यूपीएसआई शेयर करी है। ठीक है, सेकंड देखो एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन ये हो गया। सेकंड देखिएगा, नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन। कह रहे टेक ओवर वाला कोई केस नहीं है, बट वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज ऑफ द इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कह रहे टेक ओवर वाली चीज नहीं थी, लेकिन हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करना कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है। एंड इंफॉर्मेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट यूपीएसआई is disseminated to be made generally available at least 2 trading days prior to the proposed transaction। ये बताओ क्या हुआ। कह रहे हैं पहली चीज तो वो यूपीएसआई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं इसको शेयर करना पब्लिक मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में है। दूसरी बात कह रहे हैं जिस दिन वो प्रपोज ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यानी इनसाइडर ट्रेडिंग वाले ट्रांजैक्शन की, उसके 2 दिन पहले वो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल कर दी गई थी। अब बताओ अगर वो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल कर दी गई थी तो यूपीएसआई कहां बची, तो फिर तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ही खत्म हो गई। ये बात समझ में आई? देखना क्या लिखा है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट यूपीआई, यहां से देखना, एंड द इंफॉर्मेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट यूपीएसआई, वो इंफॉर्मेशन जो यूपीएसआई है, इट वॉज मेड जनरली अवेलेबल, is disseminated to be generally available at least 2 trading days prior to the proposed transaction in such form as the board of directors may determine to be adequate and take to cover relevant material fact। तो सेकंड एक्सेप्शन आता है कि अगर टेक ओवर ऑफर वाली चीज नहीं है लेकिन कंपनी को लग रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना जरूरी है और ये इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं वो उस प्रपोज ट्रांजैक्शन के 2 दिन पहले जनरली अवेलेबल कर दी गई थी, तो वो यूपीएसआई नहीं बची। दैट इज अलाउड, वो इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउड है। जैसे अगर आप कहें कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं लेकिन हम इसको जनरली अवेलेबल भी कर देंगे, तो अगर आपने जनरली अवेलेबल कर ही दी है तो अब उससे इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं बचा। एंड थर्ड वाले में लिखा है था अबव एक्सेप्शन, दोनों ही सिचुएशन में मैंडेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। जैसे आपको कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल बात बताए, जैसे हमने आपको कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताई तो मेरी पहली लाइन ये होती है किसी और को ना बताना, है ना। ये पता है क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट हमारे और आपके बीच में। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि देखो आज शाम को गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, किसी और को मत बताना। ये जो उसने लाइन बोली ना किसी और को मत बताना, ये उसने आपके साथ क्या किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। और हाँ, और आपने कहा हाँ नहीं बताएंगे, आपने किसी को नहीं बताया, सिर्फ उसके घर पे फोन कर दिया। ठीक है, ये आपने उसके कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट का ब्रीच किया है, जिसको हिंदी में आप विश्वासघात भी कह सकते हैं। हाँ बस
सेबी ने उसको अच्छे शब्दों में क्या कहा, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। कह रहे हैं तुम टेक ओवर के लिए जिसको ये बात बताओ या सेकंड पॉइंट में तुम जिसको भी बताओ उसके साथ एक अग्रीमेंट कर लो कि देखो हम तुमको तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन तुम ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर हम इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के एक्सेप्शन में कवर कर लेंगे। इसके बाद भी बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, समझ में आया? जैसे आप कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करने के बाद भी सबको बता देते हैं, समझ आ गया? ठीक है। सो दिस वाज रेगुलेशन 3 जो कि कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, ना इनसाइडर किसी को कम्युनिकेट करेंगे और ना बाहर वाले इनसे पूछेंगे, जिसके 2 एक्सेप्शंस थे, टेक ओवर ऑफर के लिए या इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एनी डाउट टिल हियर? समझ आ गया? हाँ बेटा। सेकेंड पॉइंट ये था कि टेक ओवर वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए अच्छा है अगर हम ये इन्फॉर्मेशन जिसको बता रहे हैं वो कंपनी की भलाई के लिए बता रहे हैं। एंड जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल भी हो जाएगी, तो वो यूपीएसआई नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। अब ये जो चार्ट में लिखा था ना यही पूरा आगे देखो डिटेल में लिखा है रेगुलेशन 3, तो अगर हो सके तो पढ़ लेना, वैसे आपसे हो नहीं सकेगा। अच्छा, एक डाउट ये आया है कि मान लो कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है, आप बताना पढ़ के इंटरप्रिटेशन करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बट दे विल नॉट मेक इट जनरली अवेलेबल, तो बताओ क्लॉज 2 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्यों का आंसर दो हमें सही में। रुको थोड़ा थोड़ा साफ कर दें फिर बताओ क्यों, बताओ क्यों। हाँ करेक्ट, एंड लिखा है, यही है लॉ का इंटरप्रिटेशन, एंड लिखा है। अगर यहाँ एंड ना होता तो आपकी बात ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन एंड लिखा है, 2 बातें यानी इंटरेस्ट में भी है और हम जनरली अवेलेबल भी करा दें। ठीक है फाइन, तो हम ये बता रहे थे कि आगे यही डिटेल में लिखा है देखो, ठीक है, बट ये वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग एक बार टेकअप कर लेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग, कोशिश करिएगा अटेंड जरूर करिएगा, घर से बिल्कुल ना पढ़िएगा क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और थोड़ा इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो कोशिश करिएगा यही साथ में पढ़ेंगे, हिम्मत बढ़ती है हमारी, आपकी क्या बढ़ेगी हिम्मत, है ना? तो साथ में रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आएंगे ना सब लोग? तबियत तो नहीं खराब कर लेंगे? पक्का? कोई दोस्त रिश्तेदार के मुंडन उंडन तो नहीं जाना? एनिवर्सरी घर वालों की? ठीक, भरोसा नहीं, एक दिन 4 आएंगे बस। चलिए कल हम लोग इसको कंटिन्यू करें।